पिछले एपिसोड में आपने देखा टिरियन विंटरफेल ब्रैन से मिलने आता है और किंग्स लैंडिंग में नेड माइस्टर पाइसेल से जॉन एरिन के मौत के बारे में कुछ जानने आते हैं और उसके बाद लॉर्ड बेलिश नेड को बताते हैं कि किंग्स लैंडिंग में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वॉल पर जॉन और उसके दोस्त नए लड़के सैमुएल टार्ली से मिलते हैं। नेड जॉन एरिन के मौत की पड़ताल करते हुए सम्राट रॉबर्ट के नाजायज बेटे गेंड्री से मिलते हैं और केटलिन टिरियन को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब आगे किंग्स लैंडिंग में वो दिन आ चुका था जब प्रतियोगिता का शुरुआत होने वाला था। सांसा बड़ी खुश थी कि आज उसे एक शाही प्रतियोगिता पहली बार देखने को मिलेगा। वो अच्छे से तैयार होकर प्रतियोगिता में पहुंचती है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और सभी प्रतियोगी आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले किंग्स गार्ड के 7 जाबाज आए, जिनमें सर जेमी लैनिस्टर अपने घराने के सुनहरे लिबास में और अपने सुनहरे तलवार को लिए हुए थे। उसके बाद आए सर ग्रेगोर क्लिगैन, जिन्हें दी माउंटेन भी कहा जाता था। उसके बाद सांसा लॉर्ड यॉन रॉयस को देखती है और उनके पीछे आते हैं लॉर्ड जेसन मैलिस्टर। सेप्टा मॉर्डेन बाकी लड़कियों को लॉर्ड मैलिस्टर के वीरता के किस्से सुना रही थी। उसके बाद कई सारे फ्री राइडर्स और नए नाइट्स आए जिन्हें सांसा नहीं पहचानती थी, पर वो मानती थी कि एक दिन इन नए योद्धाओं के वीरता के किस्से पूरे वेस्टेरोस में गाए जाएंगे। उन नए नाइट्स में थे सर बेलोन स्वॉन, सर ब्राइस कैरॉन मार्चेस से, यॉन रॉयस के दोनों बेटे सर एंडर रॉयस और सर रोबार, रेड वाइन घराने से जुड़वा भाई सर होरस और सर होबर, लॉर्ड मैलिस्टर के बेटे पैट्रिक मैलिस्टर और फ्रे घराने से 6 नाइट्स, जिनमें थे सर जैरेड, सर होस्टिन, सर डैनवेल, सर एमॉन, सर थियो, सर पेरविन जो कि लॉर्ड वॉल्टर फ्रे के बेटे और पोते थे। सांसा की सहेली जेन पूल समर आइल से आए राजकुमार जालाभार जो को देखकर डर जाती है, पर जैसे ही वो नौजवान सर बेरिक डोंडारियन को देखती है वो उनसे तुरंत शादी कर लेने को भी तैयार हो जाती है। इसके बाद हाउंड और खुद सम्राट के भाई लॉर्ड रेनली आते हैं और प्रतियोगिता में नॉर्थ का प्रतिनिधित्व करने के लिए जॉरी, एलिन और हार्विन को भेजा जाता है। दिन भर जॉस्टिंग का खेल चला, जहाँ पर सर जेमी ने कई प्रतियोगियों को हरा दिया था और बैरिस्टन सेल्मी से वो अच्छी टक्कर के बाद जीत पाए थे। हाउंड और उसका भाई सर ग्रेगोन दी माउंटेन भी एक के बाद एक नाइट्स को हराए जा रहे थे। सर ग्रेगोर के खेल के वक्त एक दुर्घटना ऐसी हुई जहां सर ग्रेगोर के लकड़ी के भाले का एक हिस्सा उनके प्रतिद्वंद्वी के गले में घुस जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। वो मौत ठीक सांसा के सामने हुई थी, पर वो बिल्कुल नहीं घबराई और इसी तरह जॉस्टिंग का खेल पूरे दिन चलता है और अंत में सिर्फ 4 लोग बचे। हाउंड, उसका भाई सर ग्रेगोर, सर जेमी लैनिस्टर और सर लॉरस टायरल, जिन्हें दी नाइट ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता था। सर लॉरस लॉर्ड मेस टायरल, लॉर्ड ऑफ हाई गार्डन और वार्डन ऑफ द साउथ के सबसे छोटे बेटे थे। सर लॉरस वहां पे मौजूद सबसे छोटे उम्र के नाइट थे। उम्र में वो बस 16 साल के थे, पर उन्होंने 3 किंग्स गार्ड के नाइट्स को हरा दिया था। सांसा ने आज तक किसी को भी इतना खूबसूरत नहीं देखा था जितने सर लॉरस दिखते थे। सर लॉरस का जो पिछला मुकाबला था उसमें उन्होंने लॉर्ड रॉयस के बेटे को हराने के बाद एक गुलाब निकालकर सांसा को दिया था। जैसे ही सर लॉरस वहां से जाते हैं, सांसा के ठीक सामने एक छोटे कद का आदमी आ खड़ा होता है और सांसा से कहता है, तुम जरूर उसकी बेटी होगी, तुम्हें टली घराने का पहचान मिला है। सांसा घबरा जाती है, पर वो कहती है, मैं सांसा स्टार्क हूँ और माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं माय लॉर्ड। तभी सेप्टा मॉर्डेन आती है और सांसा को बताती है कि ये लॉर्ड पेटिर बेलिश हैं, सम्राट के मुख्य सभासदों में से एक। बेलिश थोड़ी देर सांसा को घूरता है और फिर वहां से चला जाता है। अब इस वक्त तक शाम ढल चुकी थी, इसलिए सम्राट ये आदेश देते हैं कि बाकी के खेल कल करवाए जाएं। सभी लोग अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं और सभी मेहमानों को दावत के लिए ले जाया जाता है। दावत में सांसा को एक सम्मानित जगह दिया जाता है, ठीक सम्राट जहां बैठे होते हैं वहां। सांसा के बगल में जॉफ्री भी आकर बैठ जाता है। अब किंग्स रोड वाले हादसे के बाद सांसा पहली बार जॉफ्री को देख रही थी। सांसा सोचती है कि कहीं जॉफ्री उस पर गुस्सा ना हो जाए या उस पर चिल्लाने ना लगे, पर सांसा की उम्मीद से हटकर जॉफ्री सांसा को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि सच में सर लॉरस को खूबसूरती की परख है स्वीट लेडी। अब इस रात में सांसा सब कुछ भूल चुकी थी। जिस चीज का सपना वो जिंदगी भर देखते आई थी, आज वो सब उसके आंखों के सामने था। सभी सेवक एक के बाद एक पकवान और वाइन परोसते जा रहे थे। गायक गानों से और अपने धुनों से उस शाम को सुरीला बना चुके थे, पर सांसा के लिए तो उस शाम का सबसे खास इंसान जॉफ्री बन चुका था। जॉफ्री लगातार सांसा से बातें कर रहा था, उसे हंसा रहा था, सभा के कुछ मजेदार बातें
बता रहा था। सांसा देख सकती थी कि जॉफरी को अभी भी उसके हाथ में लगे चोट से दर्द हो रहा था, पर उसने एक बार भी उस चीज की शिकायत नहीं की। रात गहराते जा रही थी पर वो दावत रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक से सांसा को सम्राट की आवाज सुनाई देती है। सम्राट रॉबर्ट जोर से चिल्लाते हैं, नहीं। सबने जब देखा तो सम्राट रॉबर्ट अपने जगह पर खड़े थे। उनके एक हाथ में शराब का प्याला था और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। सम्राट जोर से कहते हैं, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सम्राट महारानी सरसी पर चिल्ला रहे थे। वो आगे कहते हैं, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, समझ आया तुम्हें? यहाँ मेरा शासन चलता है और अगर मैंने कहा है कि मैं भी कल लड़ूंगा तो मैं भी लड़ूंगा। सांसा ने सभी को देखा। सर बैरिस्टन सेल्मी, खुद सम्राट के भाई रेनली, सब वहीं थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे बढ़कर कुछ कहे। महारानी सरसी के चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं था। वो चुपचाप अपनी जगह से उठती है और वहां से चली जाती है। सम्राट के पीछे से सर जेमी उन्हें शांत करने आते हैं, पर रॉबर्ट जेमी को इतने जोर से धक्का देता है कि जेमी जमीन पर गिर जाते हैं। सम्राट कहते हैं, तुम एक महान नाइट हो ना किंग्सलेयर, याद रखना मैं आज भी तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। मेरा हथौड़ा लेकर आओ और देखो, आज भी इन 7 साम्राज्यों में एक इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे आगे खड़ा हो सकेगा। सर जेमी चुपचाप उठकर चले जाते हैं। जॉफरी सांसा से कहता है कि अब बहुत देर हो गई है और सांसा को राजमहल लौट जाना चाहिए। जॉफरी हाउंड को बुलाता है और सांसा को राजमहल सही सलामत ले जाने का आदेश देता है। सांसा देखती है कि दावत के आधे लोग अब इस हंगामे के बाद जा चुके थे और अब सांसा को हाउंड के साथ जाना पड़ रहा था। अब सांसा को हाउंड से बड़ा डर लग रहा था, पर फिर भी उसने आदर पूर्वक हाउंड से कहा, आपने आज काफी वीरता के साथ खेला सर सैंडोर। इस पे हाउंड कहता है, अपनी खोखली तारीफ बचा के रखो लड़की, और हाँ, मैं कोई नाइट नहीं हूँ। मैं तो थूकता हूँ उन नाइट्स और उनके प्रतिज्ञा पे, पर मेरा भाई एक नाइट है। क्या तुमने आज उसे खेलते देखा? सांसा डरती हुई कहती है, हाँ वो बड़े। हाउंड कहता है, बहादुर था। सांसा कहती है, मुझे लगता है कि उनसे कोई नहीं जीत सकता। हाउंड अचानक से चलते चलते रुक जाता है और पलटकर सांसा से कहता है, उस सेप्टा ने तुम्हें अच्छी प्रशिक्षण दी है लड़की। तुम समर आइल्स के उन सुंदर छोटी पंछियों जैसी हो जिन्हें मीठी मीठी बातें सिखा दी जाती है और वो उन्हें ही रटते रहते हैं। सांसा कहती है, ये बदतमीजी है, आप मुझे डरा रहे, मुझे अब चलना चाहिए। हाउंड कहता है, कोई उससे नहीं जीत सकता, ये सच है। आज तक कोई भी ग्रेगोर के आगे नहीं टिका है। तुमने उस लड़के को देखा था जो आज जाउस्टिंग में मारा गया था। उसका आर्मर ढंग से बांधा नहीं गया था। उसके कवच और हेलमेट के बीच जगह खाली थी। तुम्हें क्या लगता है ग्रेगोर का भाला गलती से ऊपर उठ गया था? नहीं, ग्रेगोर का भाला वहीं जाता है जहां वो उसे भेजना चाहता है। मेरी तरफ देखो लड़की। हाउंड एक मशाल अपने चेहरे के पास लाता है। सांसा जब हाउंड के चेहरे को देखती है तो वो देखती है उसके चेहरे के बाएं तरफ का हिस्सा पूरी तरह जला हुआ था। सांसा ये देखकर चीख कर रोने लगती है। हाउंड कहता है, तो अब इसके लिए कोई मीठे शब्द नहीं है तुम्हारे पास लड़की? क्या सेप्टा ने तुम्हें ऐसे मौकों पे कुछ मीठा शब्द नहीं सिखाया? हाउंड आगे कहता है, कई लोगों को लगता है कि जंग में मेरा चेहरा ऐसा हुआ। कुछ सोचते हैं कि मेरे किसी दुश्मन ने ऐसा किया होगा, पर मैं तुम्हें सच बताता हूँ लड़की। मैं जब छोटा था, शायद 6 साल का, तब मेरे शहर में एक बढ़ई खिलौने की दुकान चलाता था। उसने एक बार मेरे पिता को कुछ तोहफे भेजे। उसने मुझे तोहफे में क्या भेजा वो तो मुझे याद नहीं, पर मुझे ग्रेगोर को मिला तोहफा बड़ा पसंद था। वो एक लकड़ी से बना नाइट था, काफी सुंदर। ग्रेगोर मुझसे 5 साल बड़ा है। उसे इस खिलौने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसका खिलौना ले लिया, और जो मुझे डर था वो सच हुआ। ये बात उसे पता चल गई। उसने जब मुझे देखा उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुझे उठाया और मेरे चेहरे को एक चूल्हे में डाल दिया। मैं दर्द से चिल्लाता रहा और उस वक्त भी 3 लोगों की जरूरत पड़ी थी ग्रेगोर के पकड़ से मुझे छुड़ाने में। मेरे पिता ने सबसे कहा कि मेरे बिस्तर में आग लग गई थी। राजवैद्य मुझे मलहम दिया करते थे चोट भरने के लिए। 4 साल बाद ग्रेगोर एक नाइट बना। उसने शपथ लिया और वो रेगार टारगेरियन ने उसे अपने साथ रखा। सांसा को पता नहीं क्यों, पर अब उसे हाउंड से डर नहीं लग रहा था। उल्टा वो अब उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी। वो हाउंड से कहती है, आपका भाई एक सच्चा नाइट नहीं है। हाउंड कहता है, नहीं छोटी चिड़िया, वो बिल्कुल भी एक सच्चा नाइट नहीं है। इस वाकये के बाद हाउंड पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। उसने एक गाड़ी में सांसा को बिठाया और उस गाड़ी के साथ ही वो भी रेड कीप तक गया। उसने सांसा के लिए दरवाजे भी खोले और उसे सही सलामत उसके कमरे तक छोड़ के आया। सांसा ने हाउंड से कहा, आपका शुक्रिया माय लॉर्ड। पर हाउंड इस बार उससे कहता है, आज रात जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है,
अगर तुमने वो जॉफरी को बताया या अपनी बहन को या अपने पिता को। तब तक सांसा कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। पर हाउंड आगे कहता है, अगर तुमने कभी भी किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगले दिन सर बैरिस्टन, सेल्मी और नेड उस नाइट की लाश देखने जाते हैं जिसकी कल जाउस्टिंग में मौत हो गई थी। नेड वहां खड़े होकर उस लड़के को देखते हुए ये सोच रहा था कि क्या ये कोई इत्तेफाक था कि जब मैंने इससे मिलने का सोचा, ठीक उसी दिन लैनिस्टर घराने के बैनरमैन सर ग्रेगोर ने इसे मार डाला। क्या ये एक हादसा था या एक सोचा समझा साजिश, ये नेड नहीं समझ पा रहा था। सेल्मी नेड को बताते हैं कि सर ह्यू पिछले 4 सालों से जॉन एरिन का सेवक था। नॉर्थ के दौरे पर निकलने से पहले मरहूम जॉन एरिन की याद में सम्राट ने इसे नाइट बना दिया था। नेड सर बैरिस्टन से पूछते हैं कि इस लड़के की माँ को क्या जवाब दिया जाएगा। सेल्मी बताते हैं कि उनसे कह दिया जाएगा कि आपका बेटा लॉर्ड हैंड की सम्मान में अपना जान गंवाया है। नेड उन्हें झूठ कहने से मना करता है और कहता है कि उन्हें सब कुछ सच बताना और इस लड़के के आर्मर को उसकी माँ के पास भिजवा दिया जाए। साथ ही जिस लोहार के पास से सर ह्यू ने अपना आर्मर बनवाया था, नेड उस लोहार से अब मिलने की सोचता है। अब नेड और सर बैरिस्टन वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर बैरिस्टन नेड को बताते हैं कि सम्राट ने आज के मल्ल युद्ध में खुद लड़ने का फैसला किया है, पर मैंने सुना है कि नशे में कहे गए गुरूर भरी बातें होश में आने के बाद बेमायने हो जाते हैं। नेड सर बैरिस्टन से कहते हैं कि ऐसी कहावत तो जरूर है सर बैरिस्टन, पर वो रॉबर्ट के लिए नहीं है, क्योंकि बाकी लोग भले नशे में कही हुई बातें भूल जाते होंगे, पर रॉबर्ट को अपनी कही हर बात याद रहती है और अगर उसे याद है तो वो पीछे नहीं हटेगा। नेड और सर बैरिस्टन जैसे ही पवेलियन की तरफ पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक तंबू के बाहर रॉबर्ट का ढाल और उसका हथौड़ा रखा हुआ था और अंदर से रॉबर्ट के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब नेड और सर बैरिस्टन वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रॉबर्ट अपने 2 दासों पर चिल्ला रहा था, क्योंकि वो दास उसे आर्मर पहना नहीं पा रहे थे। रॉबर्ट चिल्लाता है, हे भगवान, क्या अब ये सब मुझे खुद करना होगा? लानत है तुम दोनों पर। चलो उठाओ इसे। वहाँ पे खड़े होकर बस मेरी शक्ल मत घूरो ना मुरादो, उठाओ इसे। तुम इन दोनों बेवकूफों को देख रहे हो नेड? मेरी पत्नी ने सुझाव दिया था इन दोनों को अपना दास बनाने के लिए, पर ये दोनों किसी काम के नहीं है। ये तो मेरे आर्मर को भी पहनने में मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। नेड देखते ही उन बेचारों की मुश्किल समझ जाता है और कहता है, उनकी कोई गलती नहीं है, तुम ही एक कवच के लिए ज्यादा मोटे हो रॉबर्ट। रॉबर्ट अपने शराब का प्याला अपने बिस्तर पर फेंक देता है और कहता है, मोटा? तुमने मुझे मोटा कहा? क्या इसी तरह तुम अपने सम्राट से बात करते हो? ये कहकर रॉबर्ट जोर से हंस पड़ा और कहा, क्या है यार नेड, तुम हमेशा सही क्यों होते हो? सम्राट को हंसते हुए देखकर उसके दास भी मुस्कुराने लगते हैं। रॉबर्ट उन पर फिर से चिल्लाता है, तुम दोनों, तुमने लॉर्ड हैंड का बात सुना ना? तुम्हारे सम्राट इस आर्मर के लिए मोटे हैं, तो तुम दोनों एरोन सेंटागार को ढूंढो और उनसे ब्रेस्ट प्लेट स्ट्रेचर मांग कर लाओ। जल्दी जाओ, ना समझो। वो दोनों लड़के डर के मारे गिरते पड़ते भाग जाते हैं। उनके जाते ही रॉबर्ट हंसता हुआ अपनी कुर्सी पर गिर जाता है। ये देखकर सर बैरिस्टन भी मुस्कुराने लगते हैं, पर नेड कुछ और ही सोच रहा था। उसने उन दोनों लड़कों पर ध्यान दिया था। पहला लड़का सांसा की उम्र का था, लंबे सुनहरे बाल, वहीं दूसरा शायद 15 का होगा, गेहुआ बाल और हरी आंखें, बिल्कुल महारानी की तरह। नेड रॉबर्ट से पूछता है कि क्या वो दोनों लड़के लैनिस्टर्स हैं। रॉबर्ट उन्हें बताता है कि वो दोनों लड़के चचेरे भाई हैं, लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर के भाई के बेटे। अब नेड इस बात से परेशान था कि महारानी और लैनिस्टर घराना रॉबर्ट को चारों ओर से घेरे हुए है। सोते जागते उठते बैठते रॉबर्ट बस लैनिस्टर्स से घिरा हुआ है और सब ये जानते हैं कि सत्ता और ताकत की भूख लैनिस्टर्स में कितना ज्यादा है। पर नेड रॉबर्ट से पूछता है, मैंने सुना है कि कल रात आप में और महारानी के बीच कुछ बहस हो गई थी। रॉबर्ट कहता है, वो औरत मुझे लड़ने से मना कर रही थी, अभी वो महल में बैठकर रो रही होगी। आज तुम्हारी बहन होती तो मुझे इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। नेड कहता है, मैं लियाना को तुमसे बेहतर जानता था रॉबर्ट। तुमने उसके रूप को देखा था, पर मैं जानता हूँ कि वो कितनी सख्त थी। वो तुम्हें सीधा कहती कि लड़ाई के जगह में तुम्हारा कोई काम नहीं। रॉबर्ट कहता है, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ यार, तुम अब मजेदार इंसान नहीं रहे नेड। नॉर्थ के ठंड ने तुम्हारे जोश को जमा दिया है, पर मैं आज भी जोशीला हूँ। नेड कहता है, जोशीला नहीं, अब तुम एक सम्राट हो। रॉबर्ट चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है यार, जब जरूरत होती है मैं उस सिंहासन पर बैठता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझ में एक इंसान वाली भूख खत्म हो गई होगी। मैं भी शराब पीना चाहता हूँ, अपने चारों ओर औरतों को चाहता हूँ, घुड़सवारी करना चाहता हूँ। तुम मेरी बात समझो नेड, मैं भी तो किसी को पीटना चाहता हूँ।
इस बार सर बैरिस्टन बोल उठते हैं कि महामहिम अगर आप लड़ाई में उतरे तो कौन होगा जिसकी हिम्मत भी होगी कि वो आप पर हथियार उठा ले। नेड भी कहता है मैं सर बैरिस्टन से सहमत हूँ रॉबर्ट, पूरे सातों साम्राज्य में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो तुम पर हमला करने की हिम्मत दिखा दे। अब ये बात रॉबर्ट के आन को छू जाती है। वो गुस्से से कहता है तो तुम मुझे कह रहे हो कि ये झिंगुर जैसे लड़के मुझे जीतने दे देंगे? नेड कहता है शायद हाँ, और सर बैरिस्टन नेड के पीछे चुपचाप खड़े थे। रॉबर्ट इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपना ब्रेस्ट प्लेट सर बैरिस्टन की तरफ फेंकते हुए कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। सर बैरिस्टन वहाँ से चले जाते हैं। नेड भी वहाँ से जा ही रहा होता है कि सम्राट उसे रोक लेते हैं। रॉबर्ट अपने प्याले को शराब से भरता है और नेड को पीने के लिए देता है। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद रॉबर्ट कहता है तुम भी ना नेड स्टार्क, तुम और जॉन एरिन, मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, पर देखो तुम दोनों ने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी जगह पर तुम्हें सम्राट होना चाहिए था, तुम्हें और जॉन को। नेड कहता है पर इस पर आपका हक ज्यादा था महामहिम, मैंने तुम्हें पीने को कहा ना, बहस मत करो। तुमने ही मुझे सम्राट बनाया है तो कम से कम मैं जब कुछ कहूँ तो सुना करो। मेरी तरफ देखो नेड, देखो सम्राट और ये राजपाट ने मेरी क्या हालत कर दी है। मैं अपने आर्मर के लिए भी अब मोटा हो चुका हूँ। ये सब मेरे साथ कैसे हुआ? मैं कसम से कहता हूँ मैं जब इस सिंहासन को जीतना चाहता था तब काफी ज्यादा जिंदा दिल था, पर अब जब मैं इसे जीत चुका हूँ तब अंदर से मरा हुआ महसूस करता हूँ। और सरसी उसके लिए मुझे जॉन एरिन को शुक्रिया कहना चाहिए। लियाना के जाने के बाद मेरा शादी करने का कोई मन नहीं था, पर जॉन ने मुझसे कहा कि इस रियासत को एक वारिस की जरूरत होगी। जॉन ने मुझसे कहा कि इस काम के लिए सर्सी लैनिस्टर सही रहेगी। उसकी वजह से लॉर्ड टाइविन भी हमसे जुड़े रहेंगे अगर भविष्य में कभी भी विसेरिस टारगेरियन लौटने की जुर्रत करता है तो। मुझे जॉन बहुत पसंद था, पर कभी कभी लगता था कि वो बड़ा बेवकूफ भी था। सर्सी वाकई में बहुत सुंदर है सच में, पर वो काफी कठोर है। वो जिस तरह से अपने योनि की सुरक्षा करती है, ऐसा लगता है कैस्टरली रॉक्स का सारा सोना उसने अपनी टांगों के बीच भर रखा है। मुझे तुम्हारी बेटी के लिए बुरा भी लगा था नेड, वो उस भेड़िए की बात पे। मैं जानता हूँ मेरा बेटा झूठ बोल रहा था। मेरा बेटा, तुम भी अपने बच्चों से प्यार करते हो ना? नेड कहता है पूरे दिलो जान से। रॉबर्ट आगे कहता है चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ नेड। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस ये ताज, ये गद्दी, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जहाज और अपना हथौड़ा उठा के फ्री सिटीज के तरफ निकल जाऊं, पर हर बार मुझे क्या रोक लेती है पता है? वो सोच कि मेरे जाने के बाद जॉफरी इस गद्दी पर बैठेगा और सरसी उसके बगल में खड़े होकर उसके कान भरते रहेगी। मैं ऐसा बेटा कैसे पैदा कर सकता हूँ नेड? नेड कहता है वो बस एक लड़का है सम्राट, आप भूल गए कि उसकी उम्र में आप कितने बेपरवाह थे। रॉबर्ट कहता है अगर वो लड़का बेपरवाह होता तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी नेड, तुम उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। पर फिर रॉबर्ट थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है शायद तुम सही कह रहे हो नेड। जॉन एरिन भी पहले मुझसे परेशान रहता था, पर मैं एक अच्छा सम्राट बनकर दिखाया। रॉबर्ट नेड की तरफ देखकर कहता है अब तुम चुप क्यों बैठे हो, कुछ कहो। नेड कहता है जी महामहिम। रॉबर्ट नेड के पीठ पर मारते हुए कहता है अब चलो कुछ बोलो भी दोस्त। मैं एरिस टारगेरियन जैसा जल्लाद सम्राट नहीं हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ और अब जब तुम भी मेरे साथ आ चुके हो तो चीजें अब अलग होंगी। हम इस हुकूमत को काबिले तारीफ बना देंगे और लैनिस्टर्स को धूल चटा देंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हमारे प्रतियोगिता में विजेता कौन होगा? क्या तुमने मेस टायरल के बेटे को देखा? द नाइट ऑफ फ्लावर्स, लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। अब वो लड़का एक ऐसा बेटा है जो हर बाप पाकर गौरवान्वित महसूस करेगा। कल उसने अपने मुकाबले में किंग स्लेयर को हरा दिया था। सरसी का चेहरा देखने लायक था। मैं तो इतनी देर तक हंसता रहा कि मेरे पेट में दर्द हो गया था। रेनली बताता है कि उसकी एक छोटी बहन है जो काफी खूबसूरत है। अब इन सब के बाद रॉबर्ट और नेड साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बीच रॉबर्ट अपने पुराने दिनों के बारे में बात कर रहा था, जहाँ वो और नेड मिलकर किस तरह मस्तियां किया करते थे। नेड भी उसकी बातों पर हंस रहा था और सोचता है कि यही वो रॉबर्ट है जिसके साथ वो बड़ा हुआ है। यही वो रॉबर्ट है जो उसका पुराना दोस्त, उसका जिगरी यार है। अगर वो एक बार रॉबर्ट के आगे लैनिस्टर्स के इरादों को साबित कर पाए कि ब्रांड पर हमले के पीछे और जॉन एरिन के मौत के पीछे भी इन्हीं लैनिस्टर्स का हाथ है, तो ये रॉबर्ट जरूर सुनेगा। तब सरसी और उसका भाई दोनों हारेंगे और अगर लॉर्ड टाइविन अपनी वेस्ट की सेना लेकर आते भी हैं तो ये रॉबर्ट उसे उसी तरह धूल में मिला देगा जिस तरह उसने रेगार टारगेरियन को मिला दिया था।
नाश्ते के बाद दोनों जॉस्टिंग के अखाड़े की तरफ निकल पड़ते हैं। सेप्टा मॉर्डेन की तबीयत खराब थी, इसीलिए सांसा के साथ आज नेड बैठने वाला था। नेड सम्राट की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि आज महारानी नहीं आई है। उस दिन का पहला मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ होते हैं सैंडोर क्लिगैन और दूसरी तरफ सर जेमी लैनिस्टर। दोनों का मुकाबला काफी जबरदस्त चलता है, पर सर जेमी हार जाते हैं। अगला मुकाबला भी तुरंत शुरू हो जाता है, जहां सर ग्रेगोर क्लिगैन अखाड़े में उतरते हैं। अब नेड ने अपनी पूरी जिंदगी में सर ग्रेगोर जितना विशाल आदमी नहीं देखा था। सर ग्रेगोर की कद तकरीबन 8 फीट के करीब थी और शरीर ऐसा जैसे एक पहाड़ आपके सामने खड़ा हो। अपने भाई से विपरीत सर ग्रेगोर दरबार में नहीं रहते थे। वो अपने होमलैंड में अकेले रहना पसंद करते थे और सिर्फ जंग और प्रतियोगिताओं के वक्त ही बाहर आते थे। सर ग्रेगोर पिछले 15 सालों से लॉर्ड टाइविन के साथ हैं और उस वक्त वो 17 साल का एक नौजवान नाइट बनाया गया था। अब सर ग्रेगोर के बारे में काफी बुरी चीजें कही जाती थी, जैसे रेगार के नवजात बच्चे का सर ग्रेगोर ने ही कुचल दिया था और उसकी बीवी जो कि डॉर्न की राजकुमारी थी, ग्रेगोर ने उसका बलात्कार भी किया था। आज तक नेड कभी भी सर ग्रेगोर से बात नहीं किया था, पर वो जानता था कि ये शख्स उसके साथ बेलोन ग्रेजॉय के विद्रोह के वक्त लड़ा था। सर ग्रेगोर के बारे में और कई बातें कही जाती थी कि उसकी 2 बीवियां रह चुकी हैं और वो दोनों मर चुकी हैं। उसके घर में नौकर अचानक गायब हो जाते हैं। उसकी एक बहन भी हुआ करती थी जिसकी मौत काफी संदेहजनक तरीके से हुई थी। वहीं उसने अपने भाई का शक्ल जला दिया था और शिकार के वक्त अजीब तरीके से उसकी बाप की मौत हो गई थी। सर ग्रेगोर काफी अजीब इंसान थे, जिससे उसका भाई सैंडोर उससे कभी मिलने भी नहीं जाता था। वहीं जब दूसरी तरफ सर लॉरस आते हैं तो उन्होंने अपनी सवारी एक घोड़ी चुनी थी। अब जैसे ही उसकी घोड़ी की महक सर ग्रेगोर के घोड़े को लगती है, वो मचल उठता है। अब सम्राट को सलामी देने के बाद मुकाबला शुरू होता है। सर ग्रेगोर का घोड़ा उनके नियंत्रण में नहीं रहता। वहीं सर लॉरस बड़े शांति से अपनी घोड़ी को काबू में रखे हुए थे। दोनों टकराते हैं और सर लॉरस का निशाना सही बैठता है और सर ग्रेगोर सीधा जमीन की धूल चाट रहे थे। जमीन से उठते ही सर ग्रेगोर के चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। ग्रेगोर अपना तलवार मंगवाता है और एक ही वार में अपने घोड़े का सर काट के रख देता है। लोगों का जश्न अब चीख में बदल जाता है। अपने घोड़े को मारने के बाद ग्रेगोर सर लॉरस की तरफ बढ़ता है। सर लॉरस अपनी तलवार मंगवाने वाला होता है कि ग्रेगोर उस पे एक वार करता है और उसे अपने घोड़ी पर से गिरा देता है। ग्रेगोर अगला वार करने ही वाला होता है कि पीछे से हाउंड की आवाज आती है कि अकेला छोड़ दो उसे, और देखते ही देखते दोनों भाइयों में खूनी लड़ाई छिड़ चुकी थी। सर ग्रेगोर अपनी तलवार से सिर्फ जानलेवा वार ही किए जा रहे थे, पर यह सब तमाशा रुका खुद सम्राट के आदेश के बाद। हाउंड तुरंत रुक जाता है और जब सर ग्रेगोर को होश आता है तो वो देखते हैं कि सम्राट और पूरा किंग्स गार्ड उसके विरुद्ध खड़ा है। सर ग्रेगोर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सर लॉरस आकर हाउंड को शुक्रिया अदा करते हैं और हाउंड को विजेता बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉर्न के एक मामूली लड़के ने तीरंदाजी का प्रतियोगिता जीत लिया था। वहीं मिर के थोरोस ने मल्ल युद्ध जीत लिया था। उस रात की दावत में नेड भी काफी खुश था क्योंकि रॉबर्ट बड़े अच्छे मिजाज में था। वहीं लैनिस्टर्स भी आज दिखाई नहीं दे रहे थे और उसकी दोनों बेटियां अच्छा बर्ताव कर रही थी। थोड़ी देर बाद सांसा एक गाना सुनने लगती है जिसका नाम था डांस ऑफ द ड्रैगन्स। वहीं नेड आर्या से बात करने लगता है। नेड आर्या को लगे चोट देखकर पूछता है कि कहीं सीरियो का प्रशिक्षण ज्यादा सख्त तो नहीं। आर्या बताती है कि सीरियो का कहना है कि बिना चोट और दर्द के हम कुछ नहीं सीख सकते। आर्या आगे बताती है कि कल वो और सीरियो साथ मिलकर बिल्लियां पकड़ने जाएंगे। नेड आर्या से कहता है, बेटा अगर तुम्हें ये सीरियो का तरीका पसंद नहीं तो बता दो, मैं जॉरी से कह दूंगा कि वो तुम्हें सिखा दे, या कहो तो मैं सर बैरिस्टन से बात करता हूँ, वो पूरे रियासत के सबसे बेहतरीन तलवारबाज हैं। आर्या नेड की बात नहीं मानती और नेड भी जबरदस्ती नहीं करने जाता है। दावत के बाद नेड खुद अपनी दोनों बेटियों को उनके कमरे तक छोड़ आता है और फिर अपने कार्यालय में लौटता है। खिड़की के पास खड़े होकर नेड उस खंजर को दोबारा से निकाल कर देखता है और सोचता है ये लिटिल फिंगर का है जिसे टिरियन ने शर्त में जीता था। फिर इस खंजर से मेरे बेटे का कत्ल करने के लिए एक हत्यारा भेजा गया, पर क्यों? आखिर टिरियन ब्रैन को क्यों मारना चाहेगा, या फिर कोई भी ब्रैन को क्यों ही मारना चाहेगा? वो खंजर, ब्रैन का गिरना, ये सब कुछ किसी न किसी तरीके से जॉन एरिन के मौत से जुड़ा हुआ था। इस बात की भनक नेड को थी, पर जॉन एरिन का मौत अभी भी उतने ही रहस्यों से घिरा हुआ था जितना नेड के जांच शुरू करने से पहले था। लॉर्ड स्टैनिस अभी तक किंग्स लैंडिंग नहीं आए थे। लेडी लाइसा सारे राज लेकर ईरी में जा बैठी थी। जॉन एरिन का दास सर ह्यू अब मर चुका था और जॉरी अभी भी वैश्यालयों को छान मार रहा था।
नेड के पास अगर कुछ था तो वो था सम्राट रॉबर्ट का नाजायज औलाद। अब वो लोहार का चेला गेंड्री रॉबर्ट का नाजायज बेटा था, ये बात नेड समझ चुका था। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि रॉबर्ट का कोई नाजायज औलाद हो। रॉबर्ट का एक और नाजायज औलाद है जिसे स्टॉर्म्स एंड में रखा गया था। अब महारानी सर्सी भले रॉबर्ट को कितना ही नापसंद क्यों ना करती हो, पर उसे भी ये बात पता था कि रॉबर्ट के नाजायज एक हो या 100 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नाजायज कभी भी एक असल वारिस का हक नहीं मार सकता। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और कहता है, कोई आपसे मिलना चाहता है माय लॉर्ड। वो अपना नाम नहीं बता रहे। नेड उस शख्स को अंदर भेजने को कहता है। वो मेहमान अंदर आता है और नेड उससे पूछता है कि कौन हो तुम। वो अनजान शख्स कहता है, मैं आपका दोस्त हूँ माय लॉर्ड और हमें अकेले में बात करनी चाहिए। नेड अपने दरबान को बाहर भेज देता है। जब वो अनजान शख्स अपना नकाब हटाता है तो नेड देखता है कि ये तो लॉर्ड वैरिस हैं। नेड को यकीन नहीं हुआ कि लॉर्ड वैरिस भी कभी इस तरह के मामूली कपड़े पहनकर निकल सकते हैं। लॉर्ड वैरिस नेड से कहते हैं, ये अच्छा नहीं होगा माय लॉर्ड कि किसी को पता चले कि मैं आपसे मिलने आया था। महारानी आप पर नजर रखवाती हैं। वैसे मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लॉर्ड स्टार्क, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको पता होना जरूरी है। आप सम्राट के हैंड हैं और सम्राट एक नासमझ हैं। मैं जानता हूँ कि सम्राट आपके दोस्त हैं, पर फिर भी वो नासमझ हैं। उनके दिन पूरे हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें बचाया नहीं तो आज उनका आखिरी दिन हो सकता था। षड्यंत्र रचे जा चुके थे कि आज के ये मल्ल युद्ध में ही उनका काम तमाम कर दिया जाए। नेड पूछता है, कौन ऐसा करना चाह रहा है? लॉर्ड वैरिस कहते हैं, अब अगर ये भी मुझे आपको बताना पड़े तब तो मैं आपको सम्राट से भी बड़ा बेवकूफ मानूंगा। नेड कहता है, कौन, लैनिस्टर्स या महारानी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? सर्सी ने तो खुद रॉबर्ट को मल्ल युद्ध में जाने से रोका था। लॉर्ड वैरिस कहते हैं, उन्होंने सम्राट को रोका नहीं, मना किया था। वो भी उनके भाई, उनके नाइट्स और आधी सभा के आगे। अब इससे भी कोई बढ़िया तरीका बता सकते हैं लॉर्ड स्टार्क, जिससे रॉबर्ट को उकसाया जा सके मल्ल युद्ध में जाने के लिए? अब नेड भी इस बात पे ध्यान देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि रॉबर्ट ऐसा इंसान है जिसे तुम कुछ करने से रोको या मना करो और वो उसी काम में लग जाएगा। पर फिर भी नेड कहता है, पर कैसे? अगर रॉबर्ट लड़ता तो भी सम्राट पर वार करने की जुर्रत कौन कर पाएगा? लॉर्ड वैरिस कहते हैं, उस मल्ल युद्ध में 40 लोग थे माय लॉर्ड, और लैनिस्टर्स के कई दोस्त हैं। वहाँ हंगामा मचा हुआ था, घोड़े दौड़ रहे थे, लोग लड़ रहे थे, हड्डियां टूट रही थी। अब उसी बीच में अगर सम्राट पर एक वार हो भी जाता तो किसे फर्क पड़ता? उसके बाद वो वार करने वाला बस बैठकर रोने लगता और माफी की गुहार लगाने लगता। नया दयालु राजा जॉफ्री दया दिखाते हुए उसे माफ कर देता ताकि वो जनता का दिल जीत सके, या महारानी सर इलिन से कहकर उस वार करने वाले का सर कलम करवा देती। इससे तो उनका काम और आसान हो जाता। नेड गुस्से से उठकर कहता है, आपको ये सब पता था पर आपने फिर भी कुछ नहीं किया। लॉर्ड वैरिस कहते हैं, मैं जासूस रखता हूँ माय लॉर्ड, योद्धा नहीं। नेड कहता है, फिर तो आपको मेरे पास पहले ही आ जाना चाहिए था। लॉर्ड वैरिस कहते हैं, जी जरूर, पर उसके बाद आप क्या करते हैं? जाकर सम्राट को बता देते। और जब सम्राट को ये सब पता चलता तो वो क्या करते? नेड कहता है, वो उन सभी को खत्म कर देता और दिखा देता कि वो किसी से नहीं डरता है। लॉर्ड वैरिस कहते हैं, मैं एक और कारण से आपके पास नहीं आया था लॉर्ड एडार्ड, क्योंकि मैं आप पर भरोसा नहीं करता था। नेड कहता है, भरोसा नहीं करते थे? लॉर्ड वैरिस बताते हैं कि रेड कीप में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो रियासत के प्रति वफादार है और दूसरे वो जो सिर्फ खुद के प्रति वफादार है। और आज सुबह तक मुझे पता नहीं था कि आप इनमें से किस तरह के इंसान हैं, इसलिए मैं रुका रहा ये जानने के लिए। पर अब मैं जान चुका हूँ कि आप कैसे इंसान हैं, और अब मुझे एहसास होने लगा है कि क्यों महारानी आपसे इतना डरती है। नेड कहता है, महारानी को आपसे ज्यादा डरना चाहिए। लॉर्ड वैरिस कहते हैं, नहीं माय लॉर्ड, मैं जो हूँ वो सब जानते हैं। अगर कोई ऐसा दिन आता है जब महारानी लॉर्ड इलिन से कहे कि मेरा सर कलम कर दो, वो तुरंत ऐसा कर देगा और मेरी मौत पर कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। उत्तर हो या दक्षिण, कोई भी वैरिस के वीरता के गीत नहीं गाएगा। पर आप लॉर्ड स्टार्क, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ कि सम्राट आपको नहीं मारेंगे, अपनी महारानी के लिए भी नहीं, और यही हमारी ताकत है। अब इन सभी बातों के बाद नेड मानसिक तौर पर थक चुका था। वो नॉर्थ और विंटरफेल को याद करके सोचने लगा कि वो अब किस तरह की जगह में आ चुका है जहाँ बस षड्यंत्र चल रहे होते हैं। नेड कहता है, पर रॉबर्ट के और भी भरोसेमंद करीबी होंगे, जैसे उसके भाई। जैसे लॉर्ड वैरिस कहते हैं, उनकी पत्नी? माना उनके भाई लैनिस्टर से नफरत करते हैं, पर महारानी से नफरत करना और अपने भाई से प्यार करना, इन दोनों में बड़ा फर्क है माय लॉर्ड। सर बैरिस्टन को अपने सम्मान से प्यार है, ग्रैंड मास्टर पाइसल को अपने पद से, और लिटिल फिंगर को लिटिल फिंगर से। नेड कहता है, किंग्स गार्ड का क्या?
लॉर्ड वैरिस कहते हैं वो बस एक कागज का ढाल है माय लॉर्ड। क्या हुआ, इतना चौंकिए मत लॉर्ड स्टार्क। सर जेमी लैनिस्टर भले किंग्स गार्ड की प्रतिज्ञा लिए हुए हो, पर उन्होंने अतीत में क्या किया है वो हर कोई जानता है। अब वो दिन जा चुके हैं जब राइम रेडवाइन और प्रिंस एमॉन द ड्रैगन नाइट जैसे महारथी किंग्स गार्ड में होते थे। वो दौर अब बस धूल और संगीतों में मिल चुका है। अभी के इन 7 साम्राज्यों में सिर्फ सर बैरिस्टन सेल्मी ही ऐसे हैं जिनके उसूल अभी भी डगमगाए नहीं है, पर अब वो बूढ़े हो चुके हैं। सर बोरोस और सर मेरिन, वो दोनों तो महारानी के कठपुतली हैं, और मुझे बाकियों पर भी पूरा शक है। नहीं माय लॉर्ड, जिस दिन तैश में तलवारें खींचेंगी उस दिन सिर्फ आप ही एक सच्चे दोस्त मौजूद होंगे हमारे सम्राट रॉबर्ट बेराथियन के लिए। नेड कहता है रॉबर्ट को ये पता होना चाहिए, वो सब कुछ जो आपने अभी कहा अगर उसका एक कतरा भी सच है तो रॉबर्ट को ये पता होना चाहिए। लॉर्ड वैरिस कहते हैं और आप उन्हें क्या सबूत ले जाके देंगे? मेरी कही हुई बातें, मेरे जासूस, वो भी महारानी, उनके भाइयों, उनके सभासदों, वार्डन ऑफ ईस्ट और वेस्ट के आगे, पूरे कास्टरली रॉक्स के सामर्थ्य के आगे। इससे अच्छा तो आप सर इलिन पेन को सीधा मेरा सर कलम करने भिजवा दीजिए, इससे हमारा वक्त भी बच जाएगा। नेड कहता है पर जो भी आपने बताया अगर वो सच है तो वो रॉबर्ट को मारने की दूसरी कोशिश जरूर करेंगे। लॉर्ड वैरिस कहते हैं बेशक वो करेंगे, देर सबेर वो जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें खलती है लॉर्ड एडार्ड। पर मेरे जासूस चौकन्ने रहते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, इसलिए मैं और आप मिलकर इस सब को रोक सकते हैं। और अब मुझे चलना चाहिए, मैं कल आपको सभा में मिलूंगा और मुझे वही नफरत की नजर से देखिएगा। वैरिस जा रहे होते हैं कि नेड उससे पूछता है कि जॉन एरिन की मौत कैसे हुई थी। लॉर्ड वैरिस कहते हैं मैं सोचता हूँ कि आपको ये जवाब ढूंढने में और कितना वक्त लगेगा। नेड कहता है बताइए मुझे। लॉर्ड वैरिस कहते हैं उसे लिस के आंसू कहा जाता है, एक बहुत ही महंगी और दुर्लभ चीज है, एकदम साफ और पानी जैसा होता है जो पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। मैंने लॉर्ड एरिन से विनती की थी कि पहले अपना खाना किसी को चखने के लिए दीजिए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने उल्टा मुझसे कहा कि जो नामर्द होते हैं वो ये सब काम करते हैं। नेड आगे पूछता है उन्हें जहर किसने दिया? लॉर्ड वैरिस कहते हैं शायद उनके किसी दोस्त ने दी हो जो उनके साथ खाता पीता हो, पर कौन हो सकता है वो, क्योंकि लॉर्ड एरिन एक भले आदमी थे और उनका काफी लोगों के साथ उठना बैठना था। हाँ, पर एक लड़का था, वो जॉन के काफी करीब था, पर जब लेडी लाइसा किंग्स लैंडिंग छोड़कर भागी वो लड़का यहीं रुका और काफी तरक्की किया। अच्छा लगता है ना लॉर्ड स्टार्क जब नौजवान तरक्की करते हैं। वो प्रतियोगिता में काफी कुछ कर सकता था, पर अफसोस बेचारा काफी कम उम्र में अपनी जान गंवा गया। आप उससे बात भी नहीं कर पाए। अब नेड का दिमाग चकरा चुका था। वो कहता है जॉन एरिन का वो दास सर ह्यू। नेड का सर अब फट रहा था। वो लॉर्ड वैरिस से पूछते हैं क्यों? अब ये क्यों? जॉन एरिन पिछले 14 सालों से हैंड थे, उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि उन्हें मारना पड़ा? लॉर्ड वैरिस जाते जाते कहते हैं क्योंकि वो सवाल करने लग गए थे। यहाँ दूसरी तरफ टिरियन की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि चिगेन नाम का एक बंदा उसके घोड़े को मारकर उसके मांस निकाल रहा था ताकि सुबह का नाश्ता किया जा सके। वहीं एक दूसरा बंदा ब्रॉन कहता है आज हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। टिरियन नाश्ते में घोड़े का मांस खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे एक डोथराकी जैसे तौर तरीके का शौक नहीं था। अब जो ये दोनों लोग थे, ये चिगेन और ब्रॉन, वो दोनों ही एक मर्सिनरी थे जिन्हें सेल्सवॉर्ड भी कहा जाता था। टिरियन को अभी भी केटलिन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि कुछ घंटों पहले ही वो आराम से एक सराय में खाना खा रहा था और कुछ ही वक्त में सभी लोग उस पर तलवारें ताने खड़े थे। टिरियन केटलिन से कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो लेडी स्टार्क, तुम्हारे बेटे पर हुए जानलेवा हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है। तभी केटलिन अपने हाथ पे लगे उस खंजर के घाव को दिखाते हुए कहती है कि फिर ये क्या है? तभी पीछे से कोई शराबी चिल्लाता है कि मार डालो इसे, और देखते ही देखते उस हॉल में बैठे सभी लोग यही चिल्लाने लगे थे। टिरियन समझदारी दिखाते हुए कहता है अगर लेडी स्टार्क को ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ गुनाह हैं जिस पर मेरी जवाबदेही बनती है तो मैं उनके साथ जाकर उन सभी जवाबों को देने के लिए तैयार हूँ। और देखते ही देखते टिरियन को गिरफ्तार कर उसके और उसके लोगों के सभी हथियार छीन लिए गए थे। केटलिन सबको बताती है कि वो टिरियन को विंटरफेल लेकर जाएगी। टिरियन जानता था कि यहाँ से विंटरफेल तक के रास्ते में कुछ भी हो सकता है। वो जोर से कहता है
मेरे पिता जरूर ये जांच करेंगे कि मैं क्यों नहीं आया, इसलिए अगर तुम में से कोई मेरी मदद करता है तो वो उसे इनाम जरूर देंगे। सर रॉड्रिक ऐलान करते हैं कि वो टिरियन के आदमियों को भी अपने साथ ही ले जाएंगे और बाकियों से उन्होंने अनुरोध की कि आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है वो किसी को भी ना बताएं। टिरियन ये सुनकर हंस पड़ता है क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही यहाँ बैठे लोग बाहर निकलेंगे ये बात आग की तरफ फैल जाएगी। हो सकता है कि ये बात कैस्टरली रॉक्स और किंग्स लैंडिंग तक भी चली जाए। केटलिन और ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए ऐलान करती है कि जो कोई भी इन लोगों को विंटरफेल तक ले जाने में मदद करेगा उसे हाउस स्टार्क की तरफ से इनाम दिया जाएगा। और देखते ही देखते कई लोगों की भीड़ जमा हो जाती है इनाम का नाम सुनते ही। बाहर जब सफर के लिए घोड़े तैयार किए जा रहे थे तो टिरियन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो जानता था कि अगले दिन की सुबह तक किंग्स लैंडिंग या कैस्टरली रॉक से ही खोजी दस्ते निकल जाएंगे उसे ढूंढने के लिए, या फिर रास्ते में ही कोई रिवर लॉर्ड उसकी मदद करने आ जाएगा क्योंकि सभी को उसके पिता लॉर्ड टाइविन से दोस्ती करनी थी। वो टिरियन का चेहरा एक कपड़े से ढक कर एक घोड़े पर बिठा देते हैं और उनका सफर शुरू हो जाता है। सफर के दौरान टिरियन को एहसास ही नहीं हो रहा था कि कब मोड़ आ रहे हैं या कहां पे जमीन समतल नहीं है। कपड़े से घिसने और बारिश के वजह से वो किसी की बातें भी नहीं सुन पा रहा था। वो सोचता है कि अगर वो कमीना गायक अपना मुंह नहीं खोला रहता तो मैं शायद कहीं और होता। सुबह की जब पहली किरण निकलती है तो टिरियन को वो धूप का एहसास होता है। केटलिन अपने लोगों को आदेश देती है कि टिरियन को घोड़े से उतारा जाए। जब टिरियन के चेहरे से वो कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखता है कि ये रास्ता काफी पथरीला है। आगे कई पहाड़ नजर आ रहे हैं और दूर में कई ऊंचे पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। टिरियन केटलिन से कहता है ये तो हाई रोड है जो पूर्व की तरफ जाता है। आपने तो कहा था कि आप मुझे विंटरफेल ले जा रही हैं। केटलिन कहती है बिल्कुल, पर तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे दोस्त जल्दी ही आने लग जाएंगे। अब वो तुम्हें ढूंढते हुए किंग्स रोड में जाएंगे। भगवान उन्हें तेज गति प्रदान करे। अब टिरियन गुस्से से चिढ़ जाता है। जिंदगी भर टिरियन ने ये सोचा था कि भगवान ने बस उसे ये चालाकी दी है, पर केटलिन ने उसे हर मोड़ पर मात दी थी। ये बात टिरियन को उसके अगवा होने से ज्यादा चुभ रही थी। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो टिरियन के चेहरे को ढकना छोड़ दिए। वो जानते थे कि टिरियन भागकर जाएगा भी कहां। ये पहाड़ी रास्ते और यहाँ के जानवर और लुटेरे उसे तुरंत मार डालेंगे। टिरियन भी जानता था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। ये जो पहाड़ियां हैं ये हाउस एरिन का गढ़ है और पूर्व हैंड की विधवा एक टली है और केटलिन की बहन है और वो लैनिस्टर्स की दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। रास्ते में वो थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं जहां घोड़ों को पानी पीने के लिए रोका गया था। सर विलिस वोड जो कि हैरन हॉल के लेडी वेंट के नाइट थे वो केटलिन को कहते हैं कि उन्हें थोड़ा अब रुकना चाहिए वरना सभी की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। सर रॉड्रिक भी सर वोड की बातों से सहमति जताते हैं। टिरियन उन्हें आकर कहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। तभी किसी ने कहा कि तुमसे किसी ने जवाब नहीं मांगा लैनिस्टर। केटलिन कहती है कि बोलने दो उसे। टिरियन आगे कहता है अब तक कई लोग आपका पीछा करते हुए दी नेक तक पहुंच चुके होंगे या हो सकता है कि वो उससे भी ऊपर किंग्स रोड में निकल गए हों, पर इसका कोई सबूत नहीं है कि वो खोजी दस्ते निकले भी हैं या नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे अगवा होने की खबर मेरे पिता तक पहुंच गई होगी, पर उनका मुझसे कोई खास लगाव नहीं, तो हो सकता है कि वो मुझे ढूंढने लोग भेजे भी नहीं। अब ये आधा झूठ था। लॉर्ड टाइविन एक ऐसे इंसान थे जो एक बार के लिए अपने बौने बेटे के पीछे लोग ना भेजे, पर वो अपने घराने के सम्मान को बड़ी संजीदगी से लेते थे। टिरियन आगे कहता है ये काफी बेरहम इलाका है लेडी स्टार्क। जब तक आप वेल नहीं पहुंच जाती रुकने का कोई ठिकाना नहीं है, पर फिर भी आप चलती रही तो थकान से एक के बाद एक लोग मरते जाएंगे या शायद मैं ही दम तोड़ दूं, तो फिर मुझे अगवा करने का क्या ही मतलब बचेगा। केटलिन कहती है तुम्हारी मौत का ही तो मतलब है लैनिस्टर। टिरियन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपको मुझे मारना ही होता तो आपका एक ही शब्द और इन लोगों में से कोई एक मुझे अब तक मार चुका होता। केटलिन कहती है स्टार्क सोते हुओं पे हथियार नहीं उठाते। टिरियन कहता है और ना ही मैं लेडी। आप मेरा भरोसा करिए, आपके बेटे पे हुए हमले में मेरा कोई हाथ नहीं था। केटलिन कहती है पर उस हत्यारे के पास तुम्हारा खंजर था। टिरियन कहता है वो मेरा खंजर नहीं था लेडी स्टार्क, कितनी बार मैं आपको समझाऊं। एक बेवकूफी होगा जो किसी राह चलते हत्यारे को अपना खंजर देगा किसी का कत्ल करने को, और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। केटलिन कहती है पर पेटिर मुझसे झूठ क्यों कहेगा। टिरियन कहता है क्योंकि वो उसकी फितरत है। झूठ बोलना लिटिल फिंगर जैसे इंसान की फितरत होती है। आपको तो सबसे अच्छे से ये बात पता होगी लेडी स्टार्क, बाकियों से ज्यादा अच्छे से। केटलिन कहती है अब इसका क्या मतलब है लैनिस्टर। टिरियन कहता है क्यों सभा में सबने उसके मुंह से ये सुना है कि आप सबसे पहली बार उसी के साथ सोई थी।
केटलिन कहती है ये सब झूठ है। केटलिन आगे गुस्से से भरे हुए आवाज में कहती है पेटिर बेलिश मुझसे प्यार करता था, उसकी जिद नासूर के जैसी थी पर वो सच्चा था और उस प्यार का मजाक बनते मैं नहीं देख सकती। तुम सच में एक नीच इंसान हो लैनिस्टर। टिरियन कहता है और तुम एक बेवकूफ हो लेडी स्टार्क। लिटिल फिंगर सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकता है और वो लिटिल फिंगर खुद है। वो तुम्हारा हाथ नहीं मांगना चाहता था, उसे तो तुम्हारे ये रसीले स्तन, ये मीठे होंठ और वो जो गर्मी तुम्हारे टांगों के बीच है वो चाहिए थी। तभी एक सैनिक टिरियन के गले पर अपनी तलवार लगा देता है और कहता है आदेश दीजिए माय लेडी और मैं इसका सर उड़ा दूंगा। टिरियन कहता है ठीक है, फिर मेरी मौत के साथ सच भी खत्म हो जाएगा। केटलिन उस सैनिक को आदेश देती है कि बोलने दो उसे। टिरियन कहता है तुम्हें लिटिल फिंगर ने क्या बताया था कि ये खंजर मेरे पास कैसे आया? केटलिन कहती है तुमने ये एक शर्त में उससे जीता था प्रिंस जॉफरी के जन्मदिन पर। टिरियन कहता है जब मेरा भाई जेमी उस नाइट ऑफ फ्लावर्स के हाथों हारा गया था, यही कहानी ना? केटलिन कहती है बिल्कुल। तभी पीछे से जोर से किसी की आवाज आती है कि लुटेरे आ चुके हैं। लुटेरों के आते ही सब अपने अपने मोर्चे को संभालने लगे। टिरियन केटलिन से कहता है कि मेरे हाथ खोल दो, जितनी ज्यादा तलवारी रहेंगी उतना अच्छा होगा। केटलिन भी ये बात जानती थी। तभी फिर से आवाज आती है कि वो 20 लोग हैं माय लेडी, उन्हें खबर लग चुकी है कि हम सब यहाँ हैं। तब तक वो लुटेरे उन पर पत्थर बरसाने लगे थे। टिरियन बार बार केटलिन को उसके हाथ खोलने की बात कह रहा था। केटलिन कहती है वादा करो कि यहाँ से बचकर निकलने के बाद तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे। टिरियन कहता है वादा? मैं जबान देता हूँ लेडी, अपने घराने के सम्मान के नाम पे। केटलिन टिरियन और उसके आदमियों के हाथ खोल देती है। सर वोड उन सभी को उनके हथियार लौटा देते हैं और ब्रॉन टिरियन को एक कुल्हाड़ी पकड़ा देता है। टिरियन भागकर उस पत्थर के पीछे छुप जाता है जहां वो गायक मेरिलियन बैठा हुआ था। जैसे ही वो पहाड़ी लुटेरे दिखते हैं, सर रॉड्रिक, ब्रॉन, चिगेन, सर वोड उन पर हमला करने चले जाते हैं। चारों ओर घोड़ों और तलवारों की आवाज गूंज रहे थे। ब्रॉन और सर रॉड्रिक लगातार लड़े जा रहे थे। जिक मारा जा चुका था और टिरियन एक पत्थर से दूसरे पत्थर के पीछे छुपता फिर रहा था। तभी वो एक औरत की चीख सुनता है। वो देखता है कि लेडी स्टार को 3 लुटेरों ने घेर रखा था। थोड़ी देर के लिए टिरियन सोचता है कि अच्छा ही होगा अगर वो केटलिन को ले जाते हैं तो, पर फिर वो पता नहीं क्या सोचता है कि केटलिन की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। टिरियन पीछे से जाकर उन तीनों में से एक बंदे पे अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और केटलिन दूसरे बंदे का गला रेत देती है। ये सब देखते ही तीसरा बंदा वहाँ से भाग खड़ा होता है। तभी टिरियन पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि सभी लुटेरे भाग खड़े हुए थे। चारों तरफ घायल या मरे हुए लोग पड़े हुए थे। तभी ब्रॉन पीछे से आकर टिरियन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी पहली लड़ाई थी? ब्रॉन जाइक की लाश से उसके जूते निकाल लेता है क्योंकि वो जूते उसे पसंद थे। टिरियन कहता है आज मेरे पिता को गर्व होता। टिरियन अपने पैरों में दर्द महसूस कर सकता था। ब्रॉन कहता है तुम्हें अब एक औरत की जरूरत है, विश्वास करो दोस्त, लड़ाई के बाद एक औरत से ज्यादा मजा और कुछ नहीं देता। टिरियन पीछे मुड़कर देखता है और केटलिन को देखकर कहता है उससे पूछकर देखूं क्या? ये सुनते ही ब्रॉन और सभी फ्री राइडर्स हंस पड़ते हैं। टिरियन जब पहाड़ी लुटेरों की लाश को देखता है तो वो देखता है कि ये लुटेरे कुछ भी हथियार लेकर लड़ने चले आते हैं। लुटेरों के 9 आदमी मारे गए थे और इनके 3। सर विलिस वोड आकर केटलिन से कहते हैं कि उन्हें अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए क्योंकि वो लुटेरे भले फिलहाल के लिए भाग खड़े हुए हैं पर वो लौटकर जरूर आएंगे। केटलिन अपने लोगों को पहले सम्मान पूर्वक दफनाने की बात कहती है पर ब्रॉन कहता है कि अगर वो सब ये करने वाले हैं तो वो साथ नहीं देगा और वो सभी से कहता है कि अगर जिन्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। सर रॉड्रिक भी केटलिन को समझाते हैं कि ब्रॉन सही कह रहा है क्योंकि वो लुटेरे जरूर आएंगे और ये सब एक दूसरा हमला झेल नहीं सकते। केटलिन सर रॉड्रिक की बात मान लेती है और वो सब वहाँ से निकलने को तैयार होने लगते हैं। इस बार टिरियन एक हेलमेट उठा लेता है और अपनी कुल्हाड़ी के साथ एक घोड़े पर सवार हो जाता है। सर विलिस सबसे आगे चल रहे थे, ब्रॉन सबसे पीछे था, केटलिन सुरक्षित बीच में थी और सर रॉड्रिक उनके बगल में थे। टिरियन अपना घोड़ा तेजी से भगाते हुए सर रॉड्रिक और केटलिन के बगल में आता है और कहता है तो हमारी बात कहाँ खत्म हुई थी? तो जैसा कि मैं कह रहा था, लिटिल फिंगर ने जो कहानी आपको सुनाई है उसमें गड़बड़ी है। आप मुझ पर विश्वास करती है या नहीं लेडी स्टार्क? पर मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अपने परिवार के खिलाफ शर्त नहीं लगाता। यहाँ किंग्स लैंडिंग में आर्या सीरियो के कहने पर बिल्लियों का पीछा कर रही थी। रेड कीप बिल्लियों से भरा हुआ था। एक एक करके आर्या रेड कीप के हर एक बिल्ली को पकड़ चुकी थी पर ये काला बिल्ला उसके हाथ नहीं आ रहा था। पर इस बार वो इस काले बिल्ले को पकड़ लेती है पर तभी पीछे से आवाज आती है कि ये लड़का उस बिल्ली के साथ क्या कर रहा है। आर्या डर से उस बिल्ले को छोड़ देती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर राजकुमारी मिर्सेला और राजकुमार टोमेन थे। मिर्सेला आर्या से पूछती है तुम उस बिल्ले के साथ क्या कर रहे थे लड़के?
और वो फिर टोमेन की तरफ देखकर कहती है, ये गंदा भिखारी लड़का है ना, और हंसने लगती है। राजकुमार टोमेन भी आर्या को गंदा और बदबूदार लड़का कह देता है। आर्या समझ जाती है कि वो दोनों इसे पहचान भी नहीं पा रहे, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देख पा रहे कि वो एक लड़की है। आर्या तुरंत अपना सर झुकाकर अपने एक घुटने पर बैठ जाती है। राजकुमारी मेरसेला की सेप्टा आर्या से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आ गए लड़के? राजमहल के इस हिस्से में तुम्हारा कोई काम नहीं। किसके बेटे हो तुम? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम गूंगे हो क्या? आर्या की आवाज उसके कंठ में सूख चुकी थी। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ भी बोला तो राजकुमारी मिर्सेला और राजकुमार टोमेन उसे पहचान लेंगे। तभी वो सेप्टा अपने एक सिपाही को आर्या को पकड़कर उसके सामने लाने को कहती है। जैसे ही वो सिपाही आर्या के नजदीक पहुंचता है, आर्या अचानक से भागना शुरू कर देती है। वो सिपाही कुछ भी समझ पाते तब तक आर्या उस सेप्टा के बगल से तेजी से भागते हुए निकल जाती है। वो सिपाही भी उसके पीछे भागते हैं, पर जब तक वो उस गलियारे के अंत तक पहुंच पाते, आर्या तब तक बहुत आगे निकल चुकी थी। अब आर्या भागते हुए एक ऐसे कमरे में आ गई थी जहां काफी अंधेरा था। जब वो सब पहली बार किंग्स लैंडिंग आए थे तब आर्या को रेड कीप के काफी बुरे सपने आते थे। नेड ने उसे बताया था कि रेड कीप विंटरफेल से भी छोटा है, पर उसके सपने में रेड कीप एक अंतहीन किला लगता था। वो उन सपनों में अपने पिता को ढूंढते रहती है और नेड की आवाज भी उसे सुनाई देती थी, पर वो कभी भी नेड को ढूंढ नहीं पाती थी। पर अभी आर्या को एहसास होता है कि भागते हुए जिस कमरे में वो आ गई थी वहां सच में अंधेरा था। पर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें उस अंधेरे में ढल चुके थे और आर्या को कुछ बड़े बड़े दांत नजर आते हैं। वो डर जाती है ये सोचकर कि यहाँ पे कोई दानव मौजूद है, पर जैसे ही वो दोबारा देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो किसी तरह की खोपड़ियां हैं। आर्या उस खोपड़ी को छूकर देखती है और जैसे ही आगे बढ़ती है उसे एक और खोपड़ी दिखती है जो पहले वाले से भी बड़ी थी। आर्या को ये कमरा सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना सारा जोर लगाकर वहां से भागती है। उसे एक दरवाजा मिलता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर एक गलियारे में आती है, उसे एहसास होता है कि ये गलियारा तो उस कमरे से भी ज्यादा अंधेरे से भरा हुआ था। आर्या थोड़ी देर रुकी ताकि उसकी नजर इस अंधेरे में ढल जाए, पर कुछ ना हुआ। वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि आर्या अपने हाथों को भी नहीं देख पा रही थी। आर्या अपने बगल के दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगती है, बस ये सोचते हुए कि जिस गलियारे में अंदर आने का रास्ता था तो बाहर जाने का भी रास्ता कहीं ना कहीं होगा। आर्या काफी लंबे रास्ते तक चले जा रही थी कि वो दीवार अचानक से खत्म हो जाती है और एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए गुजरती है। आर्या को एहसास होता है कि नीचे कहीं दूर से कुछ आवाजें आ रही थी। रोशनी की एक धार दीवारों से टकरा रही थी और आर्या देखती है कि उसके ठीक आगे एक गहरा काला कुआं था जो नीचे धरती में समा रहा था। उस कुएं के दीवारों पर सीढ़ी बने हुए थे जो नीचे उस अंधेरे की तरफ जा रहे थे। तभी आर्या को सुनाई देता है कि कोई तो नीचे से आ रहा है। आर्या झुककर उस कुएं के छोर से नीचे देखती है। नीचे उसे एक मशाल दिखता है जहां दो लोग बात कर रहे थे। उसमें से एक कहता है, एक नाजायज मिल चुका है, बाकी सभी आ जाएंगे 1, 2 या कुछ हफ्तों बाद। तभी दूसरा शख्स कहता है, और जब उसे सच्चाई का पता लग जाएगा तब वो क्या करेगा। अब ये दूसरा शख्स फ्री सिटीज के लहजे में बात कर रहा था। वो पहला शख्स कहता है, अब भगवान ही जाने वो क्या करेगा। ये बेवकूफ लोग उसके बेटे को मारने की कोशिश कर बैठे हैं और मैं बता रहा हूँ वो ये बात नहीं भूलेगा। देखना कुछ ही वक्त में भेड़ या शेर पर चढ़ बैठेगा। दूसरा शख्स कहता है, ऐसा कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि अभी जंग का क्या फायदा, हम सब तैयार नहीं हैं। इस जंग को टालने की कोशिश करो। पहला शख्स कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं समय को रोक दूं? तुमने मुझे कोई जादूगर समझ रखा है क्या? शख्स कहता है, तुम जादूगर से कम भी नहीं हो। तभी वो दोनों थोड़ा सा हरकत दिखाते हैं और अब आर्या उन्हें साफ साफ देख सकती थी। तभी वो पहला शख्स कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? आर्या देखती है कि ये पहला शख्स जिसने मशाल लिया हुआ था वो छोटे कद का था। उसने छोटा सा कवच पहन रखा था और एक तलवार लिए हुए था। आर्या सोचती है कि उसने इस शख्स को कहीं तो देखा है। तभी दूसरा शख्स कहता है, जब एक हैंड मर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? तुमने तो ये काम पहले भी कर रखा है मेरे दोस्त। अब आर्या इस दूसरे शख्स को पहले कभी नहीं देखी थी। ये दूसरा शख्स बड़ा मोटा था पर काफी हल्के कदम के साथ चल रहा था। उसने काफी कीमती पोशाक पहन रखे थे और उसके हर एक उंगलियों में अंगूठियां थी। तभी पहला शख्स कहता है, पर अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा है और ये हैंड भी पहले वाला नहीं है। दूसरा शख्स कहता है, हो भी सकता है और वैसे भी हमारे पास अभी वक्त है। वो राजकुमारी अभी गर्भवती है पर खाल अभी कोई हरकत नहीं करेगा जब तक उसका बेटा पैदा ना हो जाए। तुम तो जानते ही हो कि ये जंगली डोथराकी कैसे लोग होते हैं। वो पहला शख्स कहता है, अगर खाल अभी हरकत नहीं दिखाया तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये खेल अब एक इंसान के बस की बात नहीं है। स्टैनिस बेराथियन और लाइसा एरिन मेरे पहुंच से दूर निकल चुके हैं और खबरें ये हैं कि वो दोनों लोग इकट्ठा कर रहे हैं।
द नाइट ऑफ फ्लावर्स ने हाई गार्डन संदेश भिजवा दिया है अपनी बहन को यहाँ भिजवाने के लिए, और सर लॉरस और रेनली चाहते हैं कि वो उस लड़की की शादी रॉबर्ट से करवा दें ताकि वो नई महारानी बन सके। और लिटिल फिंगर, भगवान ही जाने कि लिटिल फिंगर कौन सा खेल खेल रहा है, पर इन सब में लॉर्ड स्टार्क ही एक ऐसे हैं जिन्होंने नींद उड़ा रखी है। उनके पास वो नाजायज है, वो किताब है, और जल्दी उन्हें सच्चाई का पता भी चल ही जाएगा। और अब उनकी पत्नी ने टिरियन लैनिस्टर को अगवा कर लिया है। लॉर्ड टाइविन इस बात को हल्के में नहीं लेंगे। अगर लैनिस्टर्स उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो टली भी इस जंग में कूद जाएंगे। तो तुम मुझे इस जंग को टालने की बात कह रहे थे, मैं तो कहूंगा कि इसे और जल्दी करवाओ। अब ये सब बात करते हुए वो कुएं की सीढ़ियों से ऊपर आ चुके थे। आर्या उस गुप अंधेरे में दीवार से चुपचाप चिपक जाती है। वो दोनों शख्स उस गलियारे से होते हुए उस कमरे में चले जाते हैं जहां आर्या पहले थी। वो पहला शख्स फिर से कहता है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, पर मुझे कुछ पैसे और 50 जासूसों की जरूरत पड़ेगी। आर्या उन्हें थोड़ा आगे जाने देती है, फिर चुपचाप उनके पीछे जाने लगती है। अब उन दोनों शख्स की आवाज धुंधली पड़ने लगी थी, पर दूर उनके मशाल की दिशा को पकड़े हुए आर्या भी चले जा रही थी। कुछ वक्त बाद वो दोनों शख्स भी बहुत आगे निकल गए और आर्या दोबारा से अंधेरे में छूट गई। आर्या के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय आगे जाने के, और काफी देर बाद वो अचानक से रात के अंधेरे में बाहर आ जाती है। वो देखती है कि वो एक नाले के मुहाने में निकली है जिसके नीचे नदी बह रही थी। आर्या के कपड़े गंदे हो चुके थे, इसलिए वो उन्हें वहीं उतार देती है और नदी में नहाने के बाद अपने कपड़े भी धो लेती है। आर्या को ये एहसास होता है कि वो किंग्स लैंडिंग में रेड कीप से बहुत दूर आ चुकी थी, पर घबराने की कोई बात नहीं थी क्योंकि किंग्स लैंडिंग में बस आपको नजर उठाकर देखना है और एगॉन हिल पर आपको रेड कीप दिख जाएगा। तो आर्या जानती थी उसे रास्ता भूलने का कोई डर नहीं है। जब आर्या रेड कीप के दरवाजे तक पहुंचती है तो सिपाही उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। आर्या उन्हें बताती है कि दी हैंड ऑफ द किंग उसके पिता हैं, तो वो दोनों सिपाही हंस पड़ते हैं। आर्या उनसे कहती है, मैं आर्या स्टार्क हूँ विंटरफेल की, और अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे पिता तुम दोनों का सर भाले पे टंगवा देंगे। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाओ जॉरी कैसल या वाइन पूल को बुला कर लाओ। लॉर्ड एडार्ड अपने कार्यालय में बैठे हुए मास्टर मेलॉन के घराने वाली किताब पढ़ रहे थे जब हार्विन ने आर्या को उनके पास लाया। नेड आर्या से कहते हैं, मैंने अपने आधे से ज्यादा आदमी लगा दिए थे तुम्हें ढूंढने में। मैंने तुमसे कहा था ना आर्या कि इस महल से बाहर मेरे बिना मत जाना। आर्या कहती है, पर मैं नहीं गई थी पिताजी, मैं तो बस नीचे तहखाने में थी और तभी मैं एक कमरे में चली गई जहाँ काफी अंधेरा था। मैं उसी रास्ते वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि वहाँ बड़े दांतों वाले राक्षस थे। वहाँ पे 2 लोग भी थे पिताजी, वो आपको मारने की बात कर रहे थे। उन दोनों ने मुझे तो नहीं देखा, पर मैं उनकी बातें सुन रही थी। वो कह रहे थे कि आपके पास कोई किताब है और कोई नाजायज भी। क्या यही वो किताब है पिताजी? नेड कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो बेटा, कौन थे वो दोनों? आर्या कहती है, उन दोनों में से एक मोटा आदमी था, उसने हाथों में ढेर सारी अंगूठियां पहनी हुई थी और दूसरा एक कवच पहन रखा था। वो मोटा इंसान कुछ तो टालने की बात कह रहा था और कह रहा था कि जल्दी भेड़िया शेर पर चढ़ बैठेगा। अब आर्या सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। वो सभी बातें समझ तो नहीं पाई थी, इसलिए उसके दिमाग में सब कुछ मिल चुका था। वो आगे बताती है कि वो दोनों किसी गर्भवती राजकुमारी की भी बात कर रहे थे। नेड कहता है कि देखो बेटा, तुम कहीं खुद से कहानियां तो नहीं बना रही। इस पे आर्या नेड से कहती है कि ये सब सच है और ये सब उसने नीचे तहखाने में सुना है। नेड उसकी बातें नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि आर्या बस बातें बना रही है। तभी दरवाजे पर कोई आता है और नेड को बताता है कि नाइट्स वॉच से कोई नेड से मिलने आया है। नेड उनसे कहता है कि अंदर भेज दो उन्हें। काले लिबास में एक शख्स अंदर आता है। नेड उससे उसका नाम पूछता है और वो शख्स बताता है कि उसका नाम योरेन है। योरेन आगे कहता है, रात के इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा माय लॉर्ड। आर्या पूछती है, क्या आप विंटरफेल से होते हुए आए हैं? मेरे भाई कैसे हैं? रॉब और ब्रैन दोनों विंटरफेल में हैं और जॉन मेरा भाई वो भी नाइट्स वॉच में है। क्या आप उसे जानते हैं? आप वॉल पर वापस कब जाने वाले हैं? क्या जॉन एक रेंजर बन गया है? अगर मैं जॉन के लिए एक चिट्ठी लिख कर दूं तो क्या आप उसके लिए चिट्ठी ले जाएंगे? नेड कहते हैं, माफ करना योरेन, पर कभी कभार मेरी बेटी बड़े सवाल करने लग जाती है। तो बताओ, क्या मेरे भाई बेंजन ने तुम्हें भेजा है? योरेन कहता है, मुझे ओल्ड मॉर्मॉन्ट ने भेजा है माय लॉर्ड। मैं यहाँ पर वॉल के लिए नए लोग इकट्ठा करने आया हूँ और सम्राट के दरबार में अपने घुटने टेक कर मदद की भीख मांगने आया हूँ कि अगर आपके पास कुछ कमीने बचे हों जिन्हें वॉल पर भेजा जा सके तो बड़ी कृपा होगी। आपके भाई के बारे में आपने पूछा, मैं उसी के भलाई के लिए आया हूँ। काफी जल्दबाजी में आना पड़ा बाकियों को पीछे छोड़कर। नेड पूछता है, बाकियों को? योरेन बताता है कि एक सराय में कई लोग थे जिन्होंने सोने और पैसे की लालच में एक बड़े काम में हाथ डाल दिया। वो बात वहाँ से आग की तरह फैली, कुछ बात कैस्टरली रॉक्स तक गई तो कुछ किंग्स लैंडिंग। लॉर्ड टाइविन उस बात पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। नेड पूछता है, कौन सी बात?
योरेन कहता है कि ये बातें अकेले में हो तो बेहतर है माय लॉर्ड। नेड समझ जाता है और वो अपने एक आदमी डेसमंड को कहता है कि आर्या को उसके कमरे में ले जाओ। डेसमंड आर्या को ले जा रहा होता है जब आर्या उससे पूछती है कि उसके पिता के पास कितने सैनिक है। डेसमंड बताता है कि उसके पास 50 सैनिक हैं। आर्या पूछती है क्या आप 50 लोग मेरे पिताजी को बचा लोगे ना? डेसमंड कहता है बिल्कुल, वैसे भी नॉर्थ का एक सैनिक साउथ के 10 सैनिकों के बराबर माना जाता है। आर्या कहती है और अगर लैनिस्टर्स ने जादूगरों को भेजा तो? डेसमंड कहता है तो क्या हुआ, जादूगर भी वैसे ही मरते हैं जैसे आम लोग, अगर उनका सर उड़ा दे तो।